Hello, my CA Foundation students. Welcome to a new series which I have started. What went wrong? इतने सारे टेस्ट पेपर्स आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के और सब में ना मोर और लेस सेम मिस्टेक ही होती है. लाइक स्टूडेंट आके मुझे बोलता है कि मैम मेरा तो सब कुछ पढ़ के हो गया, मैंने तो आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, पता नहीं फिर मार्क्स क्यों कम मिल रहे हैं. तो हम उनको बोलते हैं बेटा तू एक पेपर लिख के देख, देन वी विल डिस्कस कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, क्यों हो रही है. बिकॉज हमें लगता है देख के कि हाँ मुझे तो आंसर आता है एंड मैंने तो अच्छे से लिखा है, मैंने मैम 2 पेजेस लिखे हैं फिर भी पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं मिले. तो मैंने सोचा एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ICAI क्या आपसे लिखवाना चाहता है और आपने क्या लिखा, तो इसीलिए आपको पता चलेगा कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं. तो एक कोई भी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ लाइव चेक करूंगी कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होना चाहिए और स्टूडेंट ने क्या लिखा है, तो स्टूडेंट की क्या मिस्टेक्स है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर आंसर्स. तो ठीक है, अभी ये मेरी एक स्टूडेंट है एंड उसकी टेस्ट पेपर का मैं एक क्वेश्चन आपके साथ लाइव चेक करके देती हूँ. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए और उसने क्या लिखा है. तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि क्या लिखना चाहिए था, उसने क्या लिखा है और इसीलिए उसको कम मार्क्स क्यों मिले हैं. तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ आपके लिए ताकि आपको भी पता चले कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन द एग्जाम, ये बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट है. तो मतलब आपको अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया तो वो सारे प्रोविजंस लर्न करके वैसे ही लिखने, ये वो वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसा है कि अ प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टेक वर्ल्ड डिस्प्लेड अ हाई एंड लैपटॉप इन इट्स ग्लास विंडो. क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी. They displayed a high-end laptop in the glass window with a prominent price tag of 25,000. Mr. Vinay, a customer, entered the store with 25,000 in cash and told the manager that I accept your offer for this laptop at the price displayed. Here is the money. The manager, however, informed Mr. Vinay that the price tag was a printing error and the actual price was actually 75,000. Therefore, he refused to sell it for the lower amount. Mr. Vinay argued that the display in the window was a general offer and this statement of acceptance created a binding contract that the store must honor. He filed a complaint for breach of contract, citing that all the other essential elements of a contract, including consideration, capacity, they were present. You have to determine if the store is legally obligated to sell the laptop at the displayed price. ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन है. तो अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम उसमें 2 साइड्स ऑफ द पेज तो लिखने ही चाहिए. और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इतना मैटर है कि आप 2 साइड्स तो आराम से लिख लो, एक साइड ऑफ द पेज और दूसरा साइड. अब ये हमारा मॉडल आंसर है. ये क्वेश्चन मैंने अपने राइटिंग प्रैक्टिस बैच में भी डिस्कस किया था और इसी को मैंने मेरे एक स्टूडेंट को दिया था कि भाई तू नया क्वेश्चन है इसको ट्राई कर, मुझे पता तो चले तू कहाँ पे मिस्टेक कर, फिर बाद में तू टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स करना, पहले एक फीडबैक तो दूँ. तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए मैम ये तो इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन है. यस, तो विंडो डिस्प्ले जो है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर. कस्टमर गिव्स द ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द शॉपकीपर. तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि वो डिस्प्ले पे पड़ा हुआ लैपटॉप है, दैट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर. मिस्टर विनय जो आता है ही इज एक्चुअली जस्ट गिविंग एन ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द मैनेजर. ये इस केस में मैनेजर ने बोला नहीं सर मैं आपको 25,000 में तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 75,000 में दूंगा. तो हमने विनय का जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया. विनय आर्ग्यू करते नहीं ये तो जनरल ऑफर है, तो हम एनालिसिस में उसको करेक्ट करेंगे कि भैया ये जनरल ऑफर नहीं है, ये तो इन्विटेशन टू ऑफर है. तो अब इस आंसर की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. मेरा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस रहता है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके माइंड में वो आंसर की फ्रेमिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. जैसे जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको ये समझ लेना चाहिए कि डिस्प्ले तो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, मिस्टर विनय ने ऑफर दिया, शॉपकीपर उसका एक्सेप्टेंस करेगा, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है, अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो रिफ्यूज़ल वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते माइंड में रेडी हो जानी चाहिए. अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो फिर कैसे लिखोगे, इतनी ज़्यादा प्रोविजंस आपको, इतनी सारी प्रोविजंस आपको लिखनी है. इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन. और एक बात याद रखना, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर का जो भी क्वेश्चन होता है ना उसमें प्रोविजंस को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, एनालिसिस को इतने मार्क्स नहीं होते हैं.
प्रोविजंस में आप जितना लिखोगे कि ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो अभी हम क्या लिखेंगे? मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, सिंपल से सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको भी लिखने, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे ऑफर इज़ वेरी डेफिनेट, इट इज़ केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट सेंटेंसेस है लेकिन लीगल है, हाई इम्पैक्ट वाले सेंटेंसेस है। अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑफर इज़ डेफिनेट, इट इज़ केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमीडिएटली, क्योंकि डेफिनेट है वो, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। इट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू बी बाउंड एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मेरी थ्योरी बुक में दिए हुए हैं, उधर से ही आपको लिखना है प्रोविजंस। Invitation to offer is only a circulation of offer. It comes before a definite offer. It merely invites the offer from the other person. Invitation to offer does not become an agreement upon acceptance. In case of offer, the offerer is bound as soon as it is accepted. हम डिफरेंस बता रहे हैं कि ऑफर क्या होता है। इट इज़ वेरी डेफिनेट, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द फाइनल विलिंगनेस। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इट इज जस्ट अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। इन्विटेशन पहले आता है, उसके बाद में ऑफर आता है। इन्विटेशन से आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमने पहले ये बताया कि ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, फिर दोनों में फ़र्क क्या होता है। आपको यही बताना ना कि ये ऑफर है, ये इन्विटेशन है, ये दोनों में फ़र्क है। तो पहले हमने लिखा ये ऑफर है, ये इन्विटेशन है, और ये इनमें फ़र्क है। इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट बिकम एन एग्रीमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस, लेकिन ऑफर में ऑफरर इज बाउंड एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। व्हेन अ पर्सन इंटेंड्स फॉर द अदर पर्सन टू डू सम फर्दर एक्ट बिफोर ही इज बाउंड, देन ही इज सेड टू हैव मेड एन इन्विटेशन टू ऑफर। अगर आपको लगता है कि मैम ये तो बहुत टेक्निकल है, ये मेरे से लर्न नहीं होता, तो ये छोड़ दो, लेकिन इतना तो आपको कंपल्सरीली लिखना ही लिखना है। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सामने वाला कुछ करे, वो ऑफर दे, देन दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये सेंटेंस का वो मीनिंग है। इतना सब लिखने के बाद हमें कंपल्सरीली लिखना है द केस लॉ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट केस लॉ आपको यहाँ पर लिखना है। फैक्ट्स यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बस इसको आपको ब्रीफली लिखना है, 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर देना है। बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं लिखनी है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। एनालिसिस में क्या लिखेंगे? अब एनालिसिस में ना स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप कर देते हैं कि नहीं वो ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। अरे पहले ये तो बताओ कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, स्टेप्स लिखो। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। आपने एक बात नोटिस की, मैं एडवाइस करी हूँ कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, लेकिन उसमें कीवर्ड्स डालो, घुमा घुमा के मत लिखो। अभी मैंने बोला ना, डिस्प्लेज इन्विटेशन टू ऑफर। मिस्टर विनय बाय प्रेजेंटिंग कैश हैज सिंपली मेड एन ऑफर विच कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द शॉपकीपर। हो गई बात, मैंने बता दिया इन्विटेशन क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पर तो मैंने केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ पे मुझे अब केस के जो नाम है वो लिखने हैं, मुझे सॉल्यूशन देना है एनालिसिस में। इन द गिवन केस शॉपकीपर refused to accept the price, sell the laptop. His refusal is valid. No valid contract is concluded between Vinay and shopkeeper. Shopkeeper cannot be compelled to sell the said laptop. आप ये भी ऐड कर सकते हो that Vinay has simply given an offer which can be accepted or rejected by the shopkeeper, by the manager. So the shopkeeper refused to accept the price. His refusal is valid. No contract is concluded. Vinay has simply given an offer which can be, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, Vinay by presenting the cash has made an offer which can be accepted or rejected by the shopkeeper। लिखा है मैंने, ये पहले ही लिख दिया हमने कि डिस्प्ले तो इन्विटेशन है, विनय ने ऑफर दिया है, अब वो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। शॉपकीपर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैंने सॉल्यूशन दिया, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो ये रिफ्यूजल वैलिड है, ठीक है। फ्रॉम दी अबाव, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कंक्लूजन में क्या लिखना है? ये देखो, ये जो लास्ट का सेंटेंस है ना, यू हैव टू डिटर्मिन वेदर द स्टोर इज लीगली ऑब्लिगेटेड, जो लास्ट का सेंटेंस होता है ना, वो मुझे कंक्लूजन में लिखना है। फ्रॉम दी अबाव वी कंक्लूडेड दैट शॉपकीपर इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू सेल द लैपटॉप। तो यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने, Is the store legally obligated to sell the laptop? No, there is no legal obligation to sell the laptop to Mr. Vinay. ठीक है, तो मैंने उस लास्ट सेंटेंस का यहाँ पर कंक्लूजन में आंसर दे दिया। अब ये देख लेते हैं कि मेरी स्टूडेंट ने क्या लिखा था। मैंने उसको टेस्ट में बोला था भाई तू इसी को आंसर करके मुझे भेज दे। अब इसने क्या लिखा है, प्रोविजन में क्या लिखा,
कि अच्छा ये मेरा ऑलरेडी चेक पेपर है, चलो वही दिखा देती हूँ आपको। अब इसने क्या लिखा, सेक्शन 2A में डिफाइन किया है ऑफर को, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, डेफिनेशन तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचो हमको कंटेंट में क्या लिखना है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर मीनिंग लिखना है, फिर उसका डिफरेंस लिखना है, कितने सारे पॉइंट्स है। मुझे डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये डिफाइन ही नहीं करना कि ऑफर क्या होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अब इसके अगर आप बोलो मार्क्स दे दो तो मैं कैसे मार्क्स दूँ। अब वो बोलेगी मैम मैंने 2 पेज का तो आंसर लिखा है, देखो मैंने 1.5 पेज का तो लिखा है मैंने आंसर, एक तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इतना तो बहुत कम लिखा है, ऊपर से सिर्फ सेंटर ऑफ द पेज में आपने लिखा है। हम क्या करते हैं, आंसर मिलता है इधर मार्जिन इतनी सी जगह छोड़ते हैं और उसी में लिख लेते। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, उसको समझ में आ जाता है कि आप कितना लिख रहे हो। तो अब इसमें हाँ करेक्ट लिखा है उसने, डेफिनेशन उसने करेक्ट लिखी है, ये भी सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन मार्क्स क्या दूँ इस पर। मेरे नोट्स में आपने देखा ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर दोनों का डिफरेंस 7-8 पॉइंट्स तो उधर थे, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब केस लॉ का नाम नहीं लिखा, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूस्ट कैश केमिस्ट में नाम ही नहीं लिखा है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, फैक्ट्स में आपने इतना सारा लिख दिया है, ठीक है, फैक्ट्स तो वैसे लिखने ही पड़ेंगे आपको, 3-4 सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसमें लिखने में आपने इतना टाइम डाला लेकिन प्रोविजंस भी नहीं लिखे। अच्छा, अब एनालिसिस में देखते हैं क्या लिखा। डिस्प्ले इज एन इन्विटेशन टू ऑफर नॉट एन ऑफर, ये करेक्ट है। विनय हु फर्स्ट मेक्स एन ऑफर, ये भी करेक्ट है। एंड द स्टोर रिजेक्ट्स इट बाय अ काउंटर ऑफर, स्टोर ने कहा काउंटर ऑफर दिया, स्टोर ने तो रिजेक्ट कर दिया, तो सिर्फ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है जिस पे मैं मार्क्स दे सकती हूँ, तो मैंने 1 मार्क दे दिया है। नो द स्टोर इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू सेल द लैपटॉप, ये भी करेक्ट है। मैम आपने सिर्फ 1 मार्क दिया आउट ऑफ 6। आप सोचो प्रोविजंस में मार्क्स देने लायक कुछ लिखा नहीं, एनालिसिस में हाँ डिस्प्लेज इन्विटेशन, विनय हु मेक्स द ऑफर, फिर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, ये काउंटर ऑफर है। इसका मतलब है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, सॉल्यूशन है, वो तो करेक्ट है ही नहीं। नो द स्टोर इज नॉट लीगल, ये करेक्ट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस पे मार्क्स मिले, ये तो आधे मार्क्स इधर मिले और ये मार्क्स मिले। लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है, सिर्फ कंक्लूजन लिखने से मैं आपको 2-3 मार्क्स तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जो ये ऊपर का सब प्रोविजन वगैरह लिखा है वो तो सब गलत ही है ना, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए था स्टूडेंट को, एक्सप्लेन इन्विटेशन टू ऑफर, एक्सप्लेन ऑफर, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन देम, एक्सप्लेन विंडो डिस्प्लेज और इन्विटेशन टू ऑफर। कस्टमर ने ऑफर दिया, शॉपकीपर एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ही कैन रिफ्यूज, उसके पॉइंट पे एक्सेप्टेंस होता है, ये सब लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते मैम मैंने तो आंसर लिखा है, मेरा तो है इन्विटेशन टू ऑफर, लेकिन आपके लीगल वर्ड्स कहाँ हैं, सेंटेंसेस कहाँ हैं। आपने जो एक्सप्लेनेशन था कि डिस्प्लेज इन्विटेशन टू ऑफर विनय बाय प्रेजेंटिंग द गुड्स, उसने ऑफर दिया विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द शॉपकीपर इन द गिवन केस, शॉपकीपर रिफ्यूजेस, हिज रिफ्यूजल इज वैलिड, नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, शॉपकीपर कैन नॉट बी कंपेल्ड। इतना सब लिखोगे तो 6 मार्क का आप जस्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी ये क्या होती है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये देखो, ये जो है ना इस पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो आप समझ लो 3.5 मार्क्स तो इधर ही उन्होंने अलॉट कर दिए होंगे, हाफ मार्क उसने कंक्लूजन में रखा होगा, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो 4 मार्क की तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, 2 मार्क वो एनालिसिस के लिए रखेगा, तो 6 मार्क की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इतना सब लिखोगे तो 6 में से आपको 5 मार्क्स तक तो मिल सकते हैं, पूरे 6 भी दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि आपने प्रोविजन भी लिखे, केस लॉ का नाम भी लिखा। मैम केस लॉ के लिए मार्क्स मिलेंगे, हाँ, तो ये 3.5 जो मैंने लिखा है ना, दैट इंक्लूड्स केस स्टडी ऑल्सो, जो केस लॉ का नाम लिखा है। 2 मार्क्स उसने एनालिसिस के लिए रखे, हाफ मार्क्स उसने कंक्लूजन के लिए रख दिया, तो 4 मार्क और 2 मार्क 6 मार्क की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इतना लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था एक एनालिसिस, अगली बार वैसे ये इंटर का भी एनालिसिस करूँगी, एंड इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टाइम में एक और क्वेश्चन के साथ आऊँगी, वी विल टेल व्हाट वेंट रॉन्ग, ताकि आपको भी आइडिया आए कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या लिख रहे हो और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैम येस आप कंटिन्यू करना ये सीरीज़, तो मैं पक्का ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर, आई विल ट्राई कि मैं रोज़ ऐसे ही 10-15 मिनट के वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, ताकि आपको बताऊँ कि एक्सपेक्टेशन क्या है और आप क्या लिख रहे हो और आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कॉमेंट में ज़रूर लिखना, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना और किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो स्ट्रगल कर रहा है आंसर राइटिंग में। मेरे आंसर राइटिंग का जो बैच है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच, उसके लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन माई वेबसाइट CAPreetiagarwal.com, तो एक बार डेमो सेशन ज़रूर देखना।